जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल मैप जो है वो बहुत तेजी से बदल जा रहा है। और इस चेंजिंग लैंडस्केप के बीच में भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है एक नए स्ट्रेटेजिक फेज में एंटर करते नजर आ रहे हैं। पहले एनर्जी पार्टनरशिप, फिर ट्रेड कॉरिडोर और अब डिफेंस कॉर्पोरेशन। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूएई स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज करने की डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देश जो है वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये गल्फ रीजन और इंडो पैसिफिक दोनों के स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को अफेक्ट करने वाला डेवलपमेंट हो सकता है। आज यूएई जो है वो सिर्फ इंडिया को क्लोज इकोनॉमिक पार्टनर नहीं, बल्कि इंडिया के टॉप एनर्जी सप्लायर में से भी शामिल है। 2024-25 में भारत ने यूएई से बिलियंस ऑफ डॉलर के क्रूड ऑयल और एलएनजी और एलपीजी इंपोर्ट किया। और अब यहाँ पर कई सारे सवाल यहाँ पर निकल के आते हैं कि एनर्जी से आगे बढ़ चुका है दोनों का रिश्ता, और अब क्या भारत और गल्फ रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को भारत एक्सपेंड कर रहा है, और क्या यूएई इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के अल्टरनेटिव सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में देख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत अब मिडिल ईस्ट यानी कि जो वेस्ट एशिया है हमारा, उसमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में डायरेक्ट रोल लेने जा रहा है। और ये जो डेवलपमेंट्स है और भी सिग्निफिकेंट तब हो जाते हैं जब रीजन ऑलरेडी ईरान टेंशन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, सिक्योरिटी कंसर्न और जो शिफ्टिंग अलायंसेस है उसके प्रेशर से आगे इससे निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है, फेस कर रहा है इस तरह के चैलेंजेस। और अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर जो ऑर्डर है उसकी तरफ बढ़ रही है। और इस नए ऑर्डर में भारत की डिप्लोमेसी सिर्फ भारत यानी कि सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत जो है वो इंडियन ओशन से लेके गल्फ तक इन्फ्लुएंस को बिल्ड कर रहा है। तो इसी पर आज की चर्चा और चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी, उमेश अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है आपका। जय, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या इंडिया यूएई डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो गल्फ जियोपॉलिटिक्स को फंडामेंटली चेंज कर सकती है? देखिए, इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था 2022 के अंदर। उसके बाद हमने अपना जो इंडिया और यूएई के बीच में यूपीआई की इंटरलिंकिंग की, और अभी हम ट्रेड जो कर रहे हैं लोकल करेंसी में कर रहे हैं। दोनों कंट्री के अंदर जो ट्रेड है अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन है। ये जो पार्टनरशिप है इसके अंदर कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और यूएई के बीच में कंटिन्यूसली ये जो पार्टनरशिप है अब ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की तरफ बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी मई 18 को नेदरलैंड जाने वाले हैं, और नेदरलैंड जाने के रूट में वो यूएई के अंदर 3 घंटे के लिए रुकेंगे। देखिए, गौरतलब बात यह है कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो भारत आए थे जनवरी 19 को 3 घंटे के लिए, और वहां पर आके हमने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। और टर्की भी पाकिस्तान के साथ क्लोजली काम कर रहा है फॉर सप्लाइंग देम सबमरीन्स, फिर बाद में ड्रोन्स और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है कान, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो ये जो एमर्जिंग थ्रेट है भारत को, भारत इसकी के लिए अभी भारत और यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन की बात हो रही है। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि यूएई भारत के जो क्रिटिकल एनर्जी वेपन सिस्टम्स है जैसे आकाश, ब्रह्मोस और एलसीए तेजस के अंदर इंटरेस्ट लेता जा रहा है। अभी देखिए कि कल ही ईरान ने फुजेरा पोर्ट पर अटैक किया था, और यूएई जो है अभी कुछ ही दिन पहले वो ओपेक और ओपेक प्लस से अपने आप को उसने बेदखल कर दिया है मई 1 से। और अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि यूएई बोल रहा है कि मैं गल्फ काउंसिल और अरब लीग भी छोड़ सकता हूं, क्योंकि ईरान ने सबसे ज्यादा जो हमला किया था वो यूएई पे किया था।
कम से कम आप ये देखिए कि ईरान ने यूएई के ऊपर जो 549 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 29 क्रूज मिसाइल्स और 2260 ड्रोन अटैक्स किए थे। ये जो गल्फ के अंदर अमेरिका के सबके बेसिस है, पर सबसे ज्यादा जो खामियाजा है यूएई को टारगेट किया गया। तो क्या ये एक तरह से सोची समझी चाल है कि सऊदी अरेबिया ईरान के साथ मिलके वो बोल रहा है कि ईरान को आप मेरे पर टोकन अटैक करिए और साथ ज्यादा से ज्यादा अटैक अभी आप यूएई पे करिए। और अभी क्या हुआ है कि इजराइल ने अपना जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अभी यूएई में लगा दिया है। और आप ये भी देखिए कि इजराइल, इंडिया और यूएई के बीच में ट्राइलेटरल अलायंस भी हो रहा है, जिसमें जो सबसे बड़ा जो इसके अंदर कॉपरेशन की बात हो रही है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिकल पोर्ट के ऊपर काम चल रहा है। अंबर जी, आईमेक जो है भारत ने प्रपोज किया था G20 के समिट में सितंबर 2023 से, पर जब से आईमेक प्रपोज किया है आप देखिए कि अक्टूबर 7, 2023 में हमास ने जो है इजराइल के ऊपर हमला किया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट डिरेल हो गया है। और जब भी ये इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो अमेरिका या पाकिस्तान या टर्की या हमास ये सब मिलके कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ये प्रोजेक्ट डिरेल हो जाता है। अभी क्या हुआ है कि आप ये देखिए कि यूएई ने ना एक तरह से डील साइन किया है इनके साथ। यूएई ने डील साइन किया जॉर्डन के साथ, जिसमें वो 2.3 बिलियन डॉलर्स की एक रेल लाइन बिछा रहे हैं, जिसमें जॉर्डन के जो पोटैश और पोटेशियम रिजर्व्स है वो भारत को डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं। एक तरह से भारत जो है मुंद्रा और फुजेरा के बीच में डायरेक्ट लिंक बैठाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आईमेक को आपको ऑपरेशनल करना है तो आपको रेल लाइन भी बिछानी पड़ेगी। और रेल लाइन जो है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो जिधर से होके जाएगी वो उसमें यूएई की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और ये जो रेल लाइन है वो हाइफा पोर्ट को कनेक्ट करेगी और हाइफा पोर्ट से ये जो है ग्रीस के एक पोर्ट के पास जाके एक तरह से एक नया आईमेक कॉरिडोर बनने का बात किया जा रहा है। भारत का मुंद्रा पोर्ट से लेके फिर बाद में एक बहुत बड़ा एक ट्रेड और लॉजिस्टिकल कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत और यूएई के बीच में जो संबंध है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस भी बहुत गहरे हैं। बहुत सारे इंडियंस जो हैं यूएई के अंदर काम करते भी हैं और वहां से वो रेमिटेंसेस भी करते हैं। और दुबई के अंदर जो 20% जिन्होंने गोल्डन वीजा प्रोग्राम लिया है वो भारतीय हैं। भारत के लोगों ने यूएई के अंदर लग्जरी फ्लैट्स 20% से 25% लग्जूरियस फ्लैट्स जो है भारत ने लिए हैं। तो इकोनॉमिक क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स और एक तरह से ट्रेड रिलेशंस भी दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ही गहरे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई को सिंगल आउट किया गया है, यूएई के साथ स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट किया गया है। अब यूएई ने डिसाइड किया है कि वो अपनी इकोनॉमी के लिए बेहतरी के लिए उसने ओपेक छोड़ा है। ओपेक छोड़ने से उसको हर साल $50 बिलियन का फायदा होगा क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। देखिए यूएई की टोटल जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी है वो 5 मिलियन टन्स पर डे है, 5 मिलियन बैरल्स पर डे है और भारत की भी उतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो यूएई भारत को अभी डिस्काउंटेड यूएई का ऑयल बेच सकता है, क्रूड ऑयल बेच सकता है। और जब भारत के विजिट पे आए थे लास्ट टाइम यूएई के प्रेसिडेंट, तब भारत ने उनके साथ मोहम्मद बिन जायद जब आए थे तो $3 बिलियन का हमने उनके साथ डील किया था, जो अबू धाबी की जो गैस कंपनी है। और इससे आप देखिए भारत की जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल, स्ट्रेटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें यूएई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के लिए ट्रेड और कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत है और साथ में इमर्जिंग थ्रेट्स के लिए हमें एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, co-production of military systems and technological know-how शेयर करने की जरूरत है।
भारत बिल्कुल। और उमेश जी, यहाँ पे मैं अब ये बात जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो पार्टनरशिप है इनडायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान जो एक्सिस है उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन सकता है क्या? डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि बीआरआई को ये डायरेक्टली एक तरह से थ्रेट है, और ये जो अलायंस है इट इज गोइंग टू थ्रेटन इवन अमेरिका, क्योंकि भारत और यूएई जो अपना ट्रेड कर रहे हैं वो लोकल हम्म, करेंसी में कर रहे हैं, और हम्म, हमारा जो यूपीआई सिस्टम से इंटरलिंक है, और बहुत बार तो हम जो रशिया को पेमेंट करते हैं वो दिरम्स में करते हैं, वो यूएई के थ्रू ही हम्म, करते हैं। तो हम्म, एक तरह से ये जो पार्टनरशिप है हमारी जो वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर डॉलर का डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम करती भी है। सेकेंड, हम्म, आप ये देखिए टर्की ने अभी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए, और हम्म, आगे जाके इसराइल ने भी एक तरह से टर्की को अपना एक थ्रेट माना है। आप ये भी देखिए कि इसराइल जो है अभी यूएई का सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारे अरब कंट्रीज यूएई के अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम्म, ओपेक के अंदर उन्होंने सऊदी अरेबिया को चैलेंज किया है, और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और यूएई ने भारत के कहने पे पाकिस्तान से अपने 3.45 बिलियन डॉलर जो डेट था वो वापस मंगा लिया है, और हम्म, यूएई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी करने वाला था, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ऑपरेट भी करने वाला था। अंबर जी, इसको भी भारत ने कैंसिल करवा दिया। तो ये हम्म, एक तरह से दिखता है कि भारत का क्लाउड जो है यूएई के अंदर चल रहा है, और हमारा और यूएई के बीच में एक बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और सोचिए कि गल्फ के अंदर जो पहला हिंदू टेम्पल बना है वो यूएई के अंदर बना है। तो ये एक तरह से कल्चरल कोऑपरेशन हमारी जो रिलीजियस सेंसिटिविटीज है उसका भी ख्याल रखता है यूएई। हम्म। बिल्कुल, लेकिन अब बात करते हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन की, तो डिफेंस कॉर्पोरेशन का नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है उमेश जी? जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, या फिर हम ये कहेंगे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, कैसे अगले फेज में इसको जाते हैं? देखिए, सब कुछ होगा। हमारा जो प्रोजेक्ट कुशा सिस्टम है उसके लिए भी यूएई बोलेगा हमको दे दो, क्योंकि आपका मल्टी लेयर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स आप बना रहे हो, जिसको आप हम्म, इसको आकाश में इंटीग्रेट करोगे, ये भी हमें दे दीजिए। ये बोलेगा हमारे को आकाश का जो मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी दीजिए। हमारी हम्म, ब्रह्मोस भी मांगेगा, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी मांगेगा। इनफैक्ट हम्म, उन्होंने तो बोल भी दिया कि आप तेजस हमको दे दीजिए। देखिए, हम्म, फ्रांस का जो रफाल है, एक एक यूनिट का कॉस्ट 2.5 से 3 हजार करोड़ होता है। भारत का हम्म, रफाल जो है 700 करोड़ रुपए में मिल जाता है, और हिंदुस्तान हम्म, एरोनॉटिक्स लिमिटेड 25% उसके ऊपर कमाता है। एक एक मतलब कोई भी चीज बनाए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 25% प्रॉफिट होता है। तो सोचिए, हम्म, 700 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, उसमें भी 175 करोड़ हम कमा रहे हैं, तो हमारा नेट कॉस्टिंग तो 525 करोड़ ही पड़ता है। वो हम्म, उसके बाद भी आप देखिए भारत के जो डिफेंस सिस्टम्स है, मैंने इसके लिए कॉस्टिंग बताई थी कि भारत के डिफेंस सिस्टम जो है एक तरह से रिलायबल है। कॉस्टिंग उसकी जो यूरोपियन सिस्टम से 1/4 या 1 बाई या तो 1/4 है, क्वार्टर है, या हाफ है, क्योंकि S-400 सिस्टम्स हमने रशिया से लिया था 45,000 करोड़ के अंदर। आज हम्म, प्रोजेक्ट उषा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ एलोकेट किया, 21,700 करोड़ एलोकेट किया है फॉर 5 हम्म, स्क्वाड्रंस। और प्रोजेक्ट उषा के अंदर आप ये देखिए S-400 की सारी फंक्शनैलिटी भी रहेगी, और साथ में S-500 की भी फंक्शनैलिटी रहेगी, जिसमें लेजर वेपन्स भी रहने वाले हैं। और हम जो है लो अर्थ ऑर्बिट की जो ट्रैकिंग सैटेलाइट सर्वेलेंस सैटेलाइट्स है उसको भी हम्म। हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ये अच्छा हमने उमेश जी, इस सब के बीच में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ और भी जोड़ना चाहते हो आपके इस आंसर में कुछ सवाल, कि क्या जो इंडियन डिफेंस सिस्टम्स हैं जैसे ब्रह्मोस है और आकाश मिसाइल और सारा सिस्टम HAL तेजस और ये सब कुछ, क्या गल्फ मार्केट में भी हम इसको एंटर करते हुए देख सकते हैं? देखिए, गल्फ बहुत ही बड़ा लुक्रेटिव मार्केट है। अमेरिका का हम्म, 38% जो वेपन सिस्टम्स जो एक्सपोर्ट होता है वो गल्फ हम्म, में होता है। यूएई इज हम्म, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कस्टमर ऑफ अमेरिका अलोंग विद सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और इसराइल के साथ। अब यहाँ हम्म, पर इसराइल को हम अपने अपने इस इक्वेशन में ले रहे हैं, और हमारे परसुएशन के बाद इसराइल ने अपना जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है
वो यूएई में लगाया है। और यूएई को एक तरह से आप देखिए, भारत और यूएई दोनों रफाल जेट्स दोनों ही ऑपरेट करते हैं। और ये भी बात हो रही है कि दोनों अब यूएई के जितने भी जेट्स होंगे जिनको मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग की जरूरत है, वो भारत में होगी। तो ये भी दोनों के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है। हमारे बीच में सिमिलर वेपन सिस्टम्स हम यूज कर रहे हैं, और बाकी वेपन सिस्टम्स के अंदर हम को डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और एक तरह से टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ट्रांसफर, ये तीनों चीज इन्वॉल्व है विदाउट एनी प्री कंडीशन। इसमें जो रिलेशनशिप होगा विच विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली गेनिंग फ्रॉम यूएई। और हमारा जो ट्रेड अभी $100 बिलियन है, 2030 तक हम इसको $200 बिलियन करने की बात हो रही है। अच्छा उमेश जी, अब एक और बात बताइए कि क्या भारत जो है वो अब जो है वो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर रहा है, या फिर अभी कहें कि रीजनल पावर प्रोजेक्शन नहीं साथ में कर रहा है? देखिए, भारत एक तरह से इमर्जिंग सुपर पावर हो रहा है। और हमने कल जब ईरान ने फुजेरा पोर्ट पर हमला किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन लॉ ऑफ द सीज, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और आप भारत और आप ईरान जो फुजेरा पोर्ट पे हमला कर रहा है, वो एक तरह से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। तो भारत ने कड़ी निंदा की है ईरान की, और एक तरह से ईरानियन लीडरशिप इसकी नोट लेने वाला है, क्योंकि कुछ दिन बाद नेटो जो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी होगी, और उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वो भी शिरकत करने वाले हैं। तो ये एक तरह से आप देखिए, भारत के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी है, और उस ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी में यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी आएंगे और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आएंगे। तो कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हम करवा सकते हैं। और भारत को अभी एक्टिव होने की जरूरत है मिडिल ईस्ट में। भारत फेंस सिटर नहीं बन सकता उसमें। अभी तक भारत जो है एक तरह से बैलेंसिंग कर रहा था, पर अब डिसिसिव स्टैंड लेने की जरूरत है। और हमें जो ईरान कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको बोलने की भी जरूरत है। ईरान के अंदर एक तरह से आईआरजीसी और ईरानियन लीडरशिप के बीच में कोई तालमेल नहीं हो रहा है। देखिए, ईरान भी ये एक तरह से बोल रहे हैं कि जानबूझ के नहीं कर रहा है। एक्चुअली उनका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो तहस नहस हो चुका है। वहां पर डिसेंट्रलाइज कमांड है। वहां के जो कमांडर्स है उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दी है कि वो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग पे। तो ये एक तरह से इसको ठीक करने की भी जरूरत है, एड्रेस करने की भी जरूरत है। और भारत को प्रोएक्टिव रोल निभाना पड़ेगा ताकि पीस आ सके, और हम अपनी ट्रेड कनेक्टिविटी, रीजनल सिक्योरिटी और इजराइल के साथ डिफेंस सिस्टम्स भी हम सारी चीजें बहाल कर सके। लेकिन उमेश जी, एक बात और बताइए, इसराइल के साथ भी कर सकते कि हैं, क्या ईरान के साथ भी भारत कर जो सकते हैं। है वो वेस्ट एशिया में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल की तरफ आगे बढ़ रहा है क्या? भारत एक तरह से वेस्ट एशिया के अंदर सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है। आज अगर हम सऊदी अरेबिया से भी बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया भी भारत के अंदर 90,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो ये चीज बताता है कि एक तरह से जैसे ही ये वॉर के बादल धीरे धीरे थम जाते हैं, भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो सारी कंट्रीज में बढ़ेगा, सिर्फ यूएई में नहीं बढ़ेगा। यूएई जब लेगा उसके बाद आप देखेंगे ओमान भी लेगा। ओमान के बाद आप ये भी देखेंगे कतर और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो नहीं लेगा पर कतर जरूर ले सकता है भारत से। तो ये भी एक तरह से भारत का जो डिफेंस का डंका है वो सब जगह बढ़ने वाला है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। तो उमेश जी, एक वक्त था दर्शकों जब भारत की जो गल्फ पॉलिसी थी वो लार्जली ऑयल रेमिटेंसेस तक लिमिटेड मानी जाती थी। लेकिन आज जो है वो पिक्चर बदल रही है। इंडिया और यूएई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व हो रहा है, और वो सिर्फ ट्रेड पार्टनरशिप नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक जो कन्वर्जेंस है उसका सिग्नल देता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस कॉर्पोरेशन से लेकर कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एनर्जी सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ये सब इंडिकेट करते हैं कि दोनों देश जो है वो एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। और इस पार्टनरशिप का इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ कल तक लिमिटेड नहीं रहेगा,
इसका जो इफेक्ट है वो इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक और जो ब्रॉडर एशियन पावर बैलेंस है उस पर भी हम आते हुए देखेंगे। आज का जो सवाल है वो सिंपल है कि क्या भारत जो है वो दुनिया के नए स्ट्रेटेजिक ऑर्डर में एक सेंट्रल सिक्योरिटी प्लेयर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप सक्सेसफुल होती है तो ये सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि ये भारत की राइजिंग ग्लोबल एम्बिशन का एक डिक्लेरेशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।